Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो यूनिट है उसमें अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरा यानी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें जो भी टॉपिक्स है और प्लस ऐसे टॉपिक्स जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करके जाने हैं एग्जाम से पहले। इससे पहले मैंने प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायो पे भी एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। तो एटम्स में सबसे पहले क्या है, बेसिक पढ़ना है, यानी कि एटम्स में जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है इनका बेसिक पढ़ना है। ये इतना आता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आए, बट आप अगर पढ़ें तो बेसिक ऑफ एटम के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें बॉन्ड। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। इसमें क्या आता है, बॉन्ड्स में वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, वंडरवॉल्स, हाइड्रोफोबिक, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं मेटालिक, आयनिक और कोवेलेंट। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, उनके नेम, और कौन से वीक बॉन्ड होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी क्वेश्चन आते हैं, और प्लस बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बॉन्ड में जो ये वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस ये इतना इजी है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल के हिसाब से बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये वाले जो बॉन्ड्स मैं बताई हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी स्ट्रेंथ और इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना होता है। तो इससे रिलेटेड, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें आप लास्ट में रिवीजन के लिए बॉन्ड्स को लेके चलेंगे, जिसमें आपको वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में लास्ट में पढ़ के जाइएगा। बहुत इजी भी है और आपको लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री। बायोफिजिकल केमिस्ट्री में क्या आ जाता है, इसमें पीएच के बारे में, बफर के बारे में, चार्ज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने NaCl, MgCl2 के बारे में लिख दिया कि इनका चार्ज कैलकुलेशन कैसे होता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पार्ट बी में आते हैं, और जो मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी बताया ये भी पार्ट बी में ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड। आयनिक स्ट्रेंथ आती है कि मोनोवैलेंट कैसे कौन होते हैं, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बेसिक सा है, पीएच है, बफर है। ये आप चाहे तो चार्ज कैलकुलेशन पढ़ ले, इससे बी पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर ले, जो मोलैरिटी है, मोलालिटी है और नॉर्मलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड आता है वो होता है बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स में मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या पूरा जो होता है पूरा डिटेल्ड में। इसमें सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पाथवे आता है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस पाथवे में रेगुलेटरी एंजाइम्स, जितनी भी पूरे जो पाथवे होते हैं, पूरे 10 स्टेप्स होते हैं इस पाथवे में, उस 10 स्टेप्स में जितनी भी रेगुलेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं, जो नेगेटिव रेगुलेटर होती हैं या पॉजिटिव रेगुलेटर होती हैं, उनके नेम आपको पता होने चाहिए। प्लस कौन सी एंजाइम कौन से स्टेप्स में वर्क कर रही है वो भी आपको पता होना चाहिए स्टेप वाइज। नेक्स्ट उसके बाद कितना ओवरऑल एटीपी कितना गेन होता है, कितना एटीपी लॉस होता है, और नेट एटीपी कितना होता है, ये चीज़ें आपको पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में पता होनी चाहिए। टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप्स में जितने भी एंजाइम्स वर्क करते हैं, जितना भी एटीपी बनता है, और नेट एटीपी ओवरऑल। उसके बाद इसी के बाद आ जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन। एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन में मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, E1, E2 और E3। इनके नेम आपको पता होने चाहिए, और ये कैसे वर्क करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो एनर्जेटिक्स में जितना भी आता है इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। मतलब अब क्योंकि मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंजाइम्स हो गया, एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन जो होता है उसमें मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट बायो एनर्जेटिक्स में ही क्रैब साइकिल या जिसको TCA सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसके भी जो भी स्टेप्स होते हैं और जो भी एंजाइम्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्यू साइकिल इसमें एक इन्वॉल्व होती है, और इनहिबिटर्स। तो ओवरऑल बायो एनर्जेटिक्स में जितना भी मैंने ये 5th बताई हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी जो है ना पाथवेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस पाथवे रन होता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कितने स्टेप्स होते हैं, सारे एंजाइम्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए और कौन से स्टेप्स में कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, क्यू साइकिल कैसे रन करती है, क्यू साइकिल से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इनहिबिटर्स, मैच द फॉलोइंग में इनहिबिटर से क्वेश्चन, क्यू साइकिल में भी मैच द फॉलोइंग से आ जाते हैं। इसमें पार्ट C से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा बायोएनर्जेटिक्स का जितना भी ओवरऑल मैंने यहाँ पे बताया है सारे ही इम्पॉर्टेंट है। अगर रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन में इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप एक बार स्टेप समझ लेंगे तो आपको रिवीजन के एंजाइम्स के नेम लर्न करने होंगे कि कौन सा एंजाइम्स कौन से स्टेप में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर दिया है। आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 100% क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, सबसे पहले तो हेलिक्स पढ़ना होगा। हेलिक्स में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न मैंने यहाँ लिख दिया है जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई, सिग्मा हेलिक्स। एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, और जो एटम के नेम है, ये पूरा हेलिक्स आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी भी है, आप एक टेबल बना लीजिएगा ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी रहे। तो नोट्स प्रॉपर बना के चलिए। अगर मैं कहूँ तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक अलग से नोट्स बनाइए कॉपी में, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का वर्क हो, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाए, जैसे कि एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आप वो रिवीजन की कॉपी को ही रिवाइज करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इसी में शीट, पैरेलल शीट, एंटी पैरेलल शीट, टर्न एंड लूप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप 1 टाइप 2 कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट और पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हेलिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको रामाचंद्रन प्लॉट पूरा समझ आएगा, और रामाचंद्रन प्लॉट ग्राफ आपको रिवीजन में रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे, आते भी हैं हर बार। हेलिक्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो मैंने एटम्स के नेम लिखे हैं इनको लर्न करना। रिवीजन के लिए इन सबको आप अलग से कॉपी में नोट करके चलिएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद टर्शरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप फिर भी रिवीजन के लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना है। हेलिक्स कौन से होते हैं, एटम्स कौन से होते हैं, और रामाचंद्रन प्लॉट का आप ग्राफ बना के उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं ग्राफ दे दिया जाता है आपको, और ग्राफ में A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन लिखा रहता है। आपको बताना होता है कि ग्राफ में कौन सा हेलिक्स कहाँ पे है, ठीक है। शीट कौन सी, पैरेलल शीट कहाँ पे है, एंटी पैरेलल शीट कहाँ पे है। ये रामाचंद्रन प्लॉट का ग्राफ आप रिवीजन कॉपी में अपने बना के ही चलिएगा। अब हमने उसके बाद प्रोटीन्स में आ जाता है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस में कोलेजन है, इलास्टिन है, कैराटीन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और इसमें जितने भी ग्राफ आते हैं वो भी आपको पढ़ के चलना है। रिवीजन की बात करें तो आप इनको पढ़ के चलिएगा। इससे मैं मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि हर बार क्वेश्चन आते, बट चांसेस रहते हैं काफ़ी आने के क्वेश्चन, और क्योंकि आपको टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है। रिवीजन में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ लिख के चलिए जिनका 100% आने की चांसेस है, और रिवीजन कॉपी बनाइए जिसमें आपको लास्ट में पढ़ना है, मतलब जैसे कि एग्जाम के 1 हफ्ते हो गया या 2 हफ्ते पहले आपको पढ़ना है। बाकी टॉपिक को आप डेली रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें AB और Z DNA में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको पढ़ना है, tRNA, माइक्रो RNA, ये सब। नेक्स्ट आ जाता है एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स। इसमें एंजाइम रेगुलेशन, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स।
अमाइनो एसिड पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। इसमें रिवीजन में आप लास्ट में लेके भी चल सकते हैं, जैसे इसमें आपको अल्फा बीटा नोमेनक्लेचर पढ़ना है, एल एंड डी आइसोमर कौन से होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ आइसोमर अमाइनो एसिड्स, काइनेटिक आर एंड एस आइसोमर, और स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिर्फ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके नेम आपको पता होना चाहिए। सिंगल लेटर कोड सारे अमाइनो एसिड्स का आपको पता होना चाहिए। आप स्ट्रक्चर भले ना पढ़े क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कौन से एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और सिंगल लेटर कोड क्या होता है, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं इन पे क्वेश्चंस बहुत आता है। काइलरिटी पे भी आता है, अल्फा एंड बीटा नोमेनक्लेचर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में आप स्ट्रक्चर एरोमेटिक अमाइनो एसिड और सिंगल लेटर कोड को लेके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आ जाता है प्रोटीनेशन एंड डीप्रोटीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल्स हर बार आता है। पीके का जो न्यूमेरिकल होता है प्रोटीनेशन और डीप्रोटीनेशन में, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इजी है इसका न्यूमेरिकल एक्चुअल में, और ये पार्ट बी में पार्ट सी में किसी में भी आने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 बार भी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो रिवीजन भी इसको रिवीजन में पक्का रख के चलिएगा। उसके बाद एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, इनके नेम। तो रिवीजन इनके नेम वगैरह काफ़ी लेंदी हो जाता है और इनके चांसेस 100% नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटीनेशन, डीप्रोटीनेशन, सिंगल लेटर कोड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के नेम, ये सारे आप रिवीजन कॉपी में लिख लीजिएगा। लास्ट में उनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन एनालिसिस। सेलेक्टिव क्लीवेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं कि इनका क्लीवेज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। बायोएनर्जेटिक्स में मैंने एक टॉपिक स्किप कर दिया था जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विटामिन्स के नेम्स और उसके टाइप्स और जो भी वो विटामिन्स डिजीज कॉज करती हैं। तो ओवरऑल ये पूरा डिटेल्ड हो गया कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अब रिवीजन अगर स्टार्टिंग से मैं बताऊं आपको, तो आपको रिवीजन में क्या क्या पढ़ के चलना है। रिवीजन में सबसे पहले आपको बॉन्ड्स के बारे में, वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नेम और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी एनर्जी, वो कैसे अरेंज होते हैं, ये आपको लास्ट में रिवीजन करके चलना है। प्लस उसके अलावा क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स के पाथवे, जैसे ग्लाइकोलिसिस पाथवे, एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रैब साइकिल, क्यू साइकिल, इसमें जितने भी एंजाइम्स आते हैं जो वर्क करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और कौन सा एंजाइम किस स्टेप में वर्क कर रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनहिबिटर कौन से होते हैं, ये सारा आपको पढ़ के चलना है बायो एनर्जेटिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करके चलिएगा प्लीज़। जो भी नेट एटीपी है होते हैं उनके बारे में भी इसमें पढ़ के चलिएगा बायो एनर्जेटिक्स वाले में। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें उसकी अमाइनो एसिड्स में, मैंने अभी आपको बता ही दिया, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, सिंगल लेटर कोड, प्रोटीनेशन, डीप्रोटीनेशन में न्यूमेरिकल्स, ये आपको लास्ट में रख के चलना है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्टिव क्लीवेज क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, और विटामिन्स और नेम्स और उनकी डिजीज़ हर बार नहीं आते, बट ईजी है आप चाहे तो, क्योंकि पार्ट बी में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो कुछ टॉपिक्स ईजी होते हैं तो उनको आप पढ़ के चल सकते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लास्ट में, ताकि आप रिवीजन कॉपी अलग से बना लीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम के, आपको सिर्फ अब एक चीज़ और कि अब एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अब आपको कोई भी नए टॉपिक्स नहीं उठाने। अगर आप नए टॉपिक्स उठाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि आप पुराने भूलोगे और आप नए पढ़ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा जितना भी आपको लग रहा है आपने 50% कवर किया है, 60%, 70%, दैट इज़ इनफ। उसके अलावा आप नए टॉपिक्स को लेके मत चलिएगा, उसी का रिवीजन करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको मार्क्स दिलवाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।